उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। Article 370. Article 370. Article 370 of जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आर्टिकल 370 भारत के हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल और कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। इसको हटाने के बाद आज भी इस पे बात होती है, इस पे पिक्चर बनाई जाती है। लेकिन आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? आखिर आर्टिकल 370 को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था? इसकी इम्पोर्टेंट क्या थी? आखिर इसको हटाने में 70 से ज्यादा साल क्यों लगे? इसको हटाने के लिए पिछले 4-5 सालों से प्रॉपर प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल 370 पूरे भारत देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तब वो पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब भारत में कई सारे प्रिंसली स्टेट थे जहां राजा अपना राज्य किया करते थे, लेकिन उनका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जोधपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट थे। जब ब्रिटिशर से हमें आजादी मिल रही थी तब ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो स्टेट थे सिर्फ उन्हें बांटा जा रहा था, और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें चॉइस दी गई थी। अगर उन्हें इंडिया के साथ रहना है तो इंडिया के साथ रहे, अगर पाकिस्तान के साथ रहना है तो पाकिस्तान के साथ रहे, और अगर उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है तो वो इंडिपेंडेंट रहे। और इसके बाद भारत का बंटवारा किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बनाए जाते हैं, और जो प्रिंसली स्टेट थे अपने अपने चॉइस से इंडिया और पाकिस्तान के साथ चले गए। सारे प्रिंसली स्टेट का मैटर सॉल्व हो गया था, सिर्फ 3 स्टेट को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद ये दोनों स्टेट में राजा मुस्लिम थे, लेकिन इन स्टेट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू लोगों की थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर में राजा तो हिंदू था, लेकिन वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की थी। और इन तीनों स्टेट को अपनी तरफ करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहस होना चालू हो गई थी। जूनागढ़ के जो राजा थे मोहम्मद महाबत खान जी, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ था। भारत की मिलिट्री चारों ओर से जूनागढ़ को घेर लेती है। इसके डर से राजा महाबत खान जी पाकिस्तान भाग जाता है। राजा भागते ही जूनागढ़ का क्या करना है, इसका फैसला जूनागढ़ की जनता पे छोड़ दिया जाता है, और जूनागढ़ की 99% जनता भारत के हित में फैसला करती है, और इस तरीके से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन जाता है। और इसी समय हैदराबाद में भी यही इशू चल रहा था। हैदराबाद के जो निजाम थे मीर उस्मान अली, इनका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन हैदराबाद भी चारों ओर से इंडिया से घिरा हुआ था। इसके बाद हैदराबाद पे बहुत प्रेशर डाला जाता है। इंडिया हैदराबाद के निजाम से बातचीत चालू कर देता है, लेकिन निजाम 1 साल का समय मांगता है। वो 1 साल के बाद डिसाइड करेगा कि हैदराबाद का क्या करना है। इसके बाद हैदराबाद के राजा मीर उस्मान अली अपनी खुद की एक मिलिट्री बनाते हैं, जिसे रजाकार नाम दिया गया। रजाकार आर्मी हैदराबाद को अलग से एक कंट्री बनाना चाहते थे। रजाकार आर्मी जो थी वो आम लोगों पे बहुत जुल्म किया करती थी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन मिलिट्री हैदराबाद में भेजी जाती है, और सिर्फ 2 दिनों के अंदर पूरे हैदराबाद का कंट्रोल इंडिया के पास आ जाता है। अब हम कश्मीर में आए तो उस समय कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। जम्मू और कश्मीर में राजा तो हिंदू था, लेकिन वहां 57% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। जब भारत आजाद हुआ तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर को न भारत का हिस्सा बनाया और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। उन्होंने कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट रखा। इसके बाद राजा ने इंडिया और पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का प्रपोजल रखा, और इस प्रपोजल को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान और कश्मीर के बीच ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन ये सब होगा। लेकिन इंडिया ने ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन नहीं किया।
इसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे अटैक करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आर्मी नहीं भेजता है। उसके बदले वो अनऑफिशियली पश्तून टाइप्स थी उसे भेजता है कश्मीर पे अटैक करने के लिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। जब कश्मीर पे अटैक होता है तब राजा हरि सिंह भारत की हेल्प मांगता है। इसके बाद राजा हरि सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को तैयार हो जाता है। अब कश्मीर का डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है और इसके बाद इंडियन मिलिट्री कश्मीर में आकर पाकिस्तानी पश्तून को पीछे करना स्टार्ट कर देती है। अब ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल जाती है। इसके बाद ये मामला यूएन में जाता है। यूएन पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने को कहता है और जम्मू कश्मीर का क्या करना है इसका फैसला जम्मू कश्मीर के जनता पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, पाकिस्तान पीछे हटता नहीं, और जब तक पाकिस्तान पीछे हटता नहीं तब तक जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा नहीं। और उस समय भारत भी आज़ाद हुआ था। भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई एक इंसान नहीं लिखता, कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे लोग मिलकर बनाते हैं। इनमें माइनॉरिटी भी होते हैं, हर पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें 299 मेंबर थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसे लीड कर रहे थे। और इंडिया की जो असेंबली थी उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ऐड किया गया था। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू कश्मीर का खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडिया और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे होंगे उस टाइम पर, इसको लेकर बहुत डिसीजन होने लगे। इसका टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने के लिए आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर में इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल 370 में था क्या? तो सबसे पहले आर्टिकल 370 में यह था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सबसे पहला आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा कोई और आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 1 में यह था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में जम्मू कश्मीर भी है। और आर्टिकल 370 में यह था, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए कोई भी लॉ बना सकता है, लेकिन इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ 3 चीजों पे ही लॉ बना सकता है। और वो 3 चीज थे, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन। और इन 3 चीजों पर भी इंडियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे भी कॉन्वर्सेशन करनी होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों को छोड़कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए लॉ बना सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 370 में मेंशन है। अगर इंडिया का कोई लॉ जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट कराना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो तब इशू होगा जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, तब जाकर इंडिया का कोई लॉ जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, इंडिया की जी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी जैसे सुप्रीम कोर्ट, बैंकिंग, इलेक्शन कमीशन, CAG, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रही थी। और इंडिया चाहता था कि जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें लागू हो। तो इन सारी चीजों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्लाह के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन दोनों के बीच मल्टीपल मीटिंग होते हैं और इसे दिल्ली एग्रीमेंट भी कहा जाता है। जब ये मीटिंग हो रही थी तब शेख अब्दुल्लाह कहते थे कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का अलग से एक फ्लैग होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का अपना PM होगा, बाहर का कोई इंसान या बिजनेसमैन जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलेगी, किसी बाहरी इंसान को नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव शेख अब्दुल्लाह ने पंडित नेहरू के सामने रखे। लेकिन ऐसा करने से बाकी के जो इंडियन थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कोई भी इंडियन जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकता था। एक एग्जाम्पल देखे तो मान लो आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन कुछ काम से आप मुंबई शिफ्ट हो गए हो, तो कुछ टाइम से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकती है। आप मुंबई से भी वोट कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप चाहे 50 साल भी जाकर रह लो, आपको ये राइट्स नहीं मिल सकते। उसकी वजह से जो इंडिया के बाकी के जो स्टेट थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन फिर भी इसे लाया गया ताकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी जैसे सुप्रीम कोर्ट, बैंकिंग, इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल राइट्स जम्मू कश्मीर में लागू हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी
और यही वो समय था जब आर्टिकल 370 में आर्टिकल 35A लाया गया। आज हम भले ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन जब इसे लाया गया था तब पूरे भारत देश में जश्न मनाया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजॉरिटी प्रोविजन जम्मू कश्मीर में लागू हो गए थे। दोस्तों, उस टाइम जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की हालात तो बदली नहीं। इसके बाद भी जम्मू कश्मीर पे टाइम टू टाइम हमले होते रहे। कभी पाकिस्तान अटैक करता था तो कभी चाइना अटैक करता था। इंडियन मिलिट्री भी जम्मू कश्मीर में हमेशा रही। टेररिज्म भी जम्मू कश्मीर में बढ़ता रहा। जम्मू कश्मीर में शांति कभी बनी नहीं। और यही वो टाइम था जब भारत देश में बीजेपी, एक पॉलिटिकल पार्टी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और बीजेपी आर्टिकल 370 के एकदम खिलाफ में थे। लेकिन बीजेपी को जम्मू कश्मीर में उतने सीट नहीं मिल रही थी जिससे कि वो कुछ कर पाए। लेकिन उसके बाद साल आता है 2014। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं। बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी को 87 में से 25 सीटों पर जीत मिलती है। 28 सीट पीडीपी को मिलती है, जेकेएनजी को 15 और आईएनसी को 11 सीट मिलती है। इस इलेक्शन में अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको किसी भी पार्टी के साथ अलायंस बनानी होगी, तभी जाकर आप सरकार बना सकते हैं। और बीजेपी यही करती है। बीजेपी पीडीपी के साथ अलायंस बनाती है। वो पीडीपी जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के एकदम अपोजिट में है, वो 1 मार्च 2015 को बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बनाती है। और ऐसा माना जाता है कि यही वो डेट थी जब आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद साइद जम्मू कश्मीर के सीएम बन गए थे और बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी सीएम बन गए थे। इसके 2-3 साल तक ये सरकार अच्छे तरीके से चलती है। लेकिन फिर डेट आती है 19 जून 2018। वो तारीख थी जब बीजेपी अपना सपोर्ट निकालती है पीडीपी से। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार गिर जाती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं थी, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को गवर्नर चला रहा था और उस गवर्नर का नाम था सत्यपाल मलिक। और इसके 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंस रूल लगता है। जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंस रूल लगता है तो प्रेसिडेंट्स खुद आकर स्टेट नहीं चलाते, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें सारी बात मेंशन होती है कि उनके बिहाफ पे जम्मू कश्मीर को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। और प्रेसिडेंट्स गवर्नर यानी सत्यपाल मलिक को ही जम्मू कश्मीर चलाने का ऑर्डर देते हैं। देखो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, प्रेसिडेंट्स रूल लगने के पहले गवर्नर के पास इतना पावर नहीं थी। लेकिन जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, प्रेसिडेंट्स गवर्नर को ही जम्मू कश्मीर जलाने का ऑर्डर देते हैं, तब जाकर गवर्नर की पावर बहुत बढ़ गई थी। अब इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर जम्मू कश्मीर में कोई लॉ लाना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट तो थी नहीं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर को चला रहे थे। अब आगे चल के जम्मू कश्मीर में कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आ रही थी वो खत्म हो जाती है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों से पावर निकलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पावर शिफ्ट हो गई थी। और इसके बाद वो होता है जिससे जम्मू कश्मीर की पूरी काया ही बदल के रख दी। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी मिलिट्री भेजी जाती है। वहाँ के जितने भी राजनीतिक लीडर थे उन्हें नजरबंद किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवा भी बंद की जाती है। और उसी दिन रात में धारा 144 भी जम्मू कश्मीर में लगाई जाती है। 4 अगस्त की आधी रात को पीएम मोदी एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट्स हाउस पहुंचते हैं और उसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 हटने वाला था। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और एक रिजर्वेशन लाते हैं। और उनका काम ये था कि इस रिजर्वेशन को पास कराना। और इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह वोटिंग होती है और दोनों जगह रिजर्वेशन पास हो गया। और ये होते ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरह से हट गया।